हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डिंग देखने को मिल रही है। दैट इज कि जो बांग्लादेश है, दैट इज अवर नेबरिंग कंट्री, उसने रीच आउट किया है आईएमएफ को, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बांग्लादेश की इकोनॉमी की तो हमेशा हमने चर्चे ही सुने हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि इनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जाना पड़ रहा है, राइट? आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि किस तरह से जो वहां की ऑपोजिशन पार्टीज है वो सारे सड़कों पे आ चुके हैं, करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे आम लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में यही समझेंगे कि ऐसा क्या हो गया बांग्लादेश की इकोनॉमी कॉरेस्पॉन्डिंग कि उनको आईएमएफ में जाना पड़ा। अगर आप देखो, नोटिस करो करंट सिचुएशन के बारे में, तो आप रियलाइज कर सकते हो कि जो बांग्लादेश है उसने अप्रोच किया है आईएमएफ को, और आईएमएफ ने 4.5 बिलियन यूएस डॉलर, जो इंडियन रुपीस में कितने हो जाते हैं, 37,000 करोड़, नियरली इतने रुपए का इनको इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलेगा। अब आप रियलाइज कर रहे होंगे कि सर अभी तो थोड़े टाइम पहले हमने देखा था कि बांग्लादेश ने इंडियन इकोनॉमी के अंदर उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दिया था, राइट? तो ये चीज कैसे हो रही है? देखो, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इकोनॉमी के साथ गलत है। पहला आप नोटिस करो, बांग्लादेश की इकोनॉमी तेजी से क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि वहां पर हमें टेक्सटाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आप देख सकते हो किस तरह बांग्लादेश की वुमेन वो आगे आई, उन्होंने अच्छा काम किया और टेक्सटाइल सेक्टर ने अच्छी ग्रोथ भी दी। नोटिस करो 2020 का टाइम, कोविड 19 पैंडेमिक के अंदर हर पर्टिकुलर कंट्री की सिचुएशन खराब हुई, पर यहां पर बांग्लादेश की इकोनॉमी तब भी ग्रो करी। ये ग्रो कर ली 3.4% 2020 के अंदर एंड 6.9% 2021 के अंदर, और 2022 में भी ना 7.2% से ग्रो करने वाली है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो अच्छी चीजें हैं, बिल्कुल, पर दिक्कत आ जाती है यहां पर जब इनको अप्रोच करना पड़ा। और इसके पीछे का कारण क्या है? एक कारण है इसके पीछे का, महंगाई, इन्फ्लेशन। अक्सर मैं डिस्कस करता रहा हूं आपके साथ कि वर्ल्ड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है, उसी तरह से यहां पर भी आप नोटिस कर सकते हो कि बांग्लादेश में इन्फ्लेशन कंफर्टेबल लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। दरअसल में है क्या कि बांग्लादेश ना क्रूड ऑयल के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर है, और जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, उसके साथ ही क्या बढ़ेगा बांग्लादेश के अंदर? इन्फ्लेशन। रोजमर्रा की चीजों में हमें महंगाई देखने को मिल जाती है। अगर आप देखेंगे, अभी बात आया है डेटा नवंबर 2022 का, तो 2022 के नवंबर में जो बांग्लादेश का इन्फ्लेशन रेट था वो था 8.85%। पिछले साल की तो अगर हम तुलना करें ना नवंबर 2021 के कंपैरिजन में, तो तब कितना था? ये नियरली 6% से भी कम था, 5.98% था। तो इतना तेजी से जंप होना, तो वहां के लोगों के लिए इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? दिक्कत आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। उसी तरह से दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है इनका करंट अकाउंट डेफिसिट, बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर नेगेटिव में यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना? तो जो बांग्लादेश के द्वारा ट्रेड किया जाता है, बेसिकली एक्सपोर्ट कम होते जा रहे हैं और इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो जब भी आप किसी दूसरी कंट्री से सामान ज्यादा मंगवा रहे हो और वहां एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो आपका डेफिनेटली क्या होगा? करंट अकाउंट डेफिसिट ही होगा। और इस तरह से आप देख भी सकते हो, चाहे आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देख लो कि कितने डॉलर्स का है, या फिर जीडीपी के परसेंटेज कॉरस्पॉन्डिंग देख लीजिए, यहाँ पर एक मेजर चेंज हमें देखने को मिल रहा है कि अगर आप कमाओगे नहीं, दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट नहीं करोगे, तो होगा क्या? आपकी इकोनॉमी सफर करेगी ही। उसी तरह से एक मुद्दा और है, दैट इज इनकी जो इकोनॉमी का करेंसी है, दैट इज टका। जैसे इंडिया में रुपी चलता है ना, अब आप लोगों ने भी ना बहुत सारे आर्टिकल इस तरह से देखे होंगे कि सर $1 इक्वल टू 80 हो गया, $1 इक्वल टू 83 हो गया। इस तरह से ना हमारा रुपी भी नीचे गिरता जा रहा था, देखा ना हमने। कुछ कारण हमने डिस्कस भी किए थे कि कुछ कारण ये भी है कि जो हमारा डॉलर है वो मजबूत हो रहा है, पर रुपी थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो दोनों का इफेक्ट क्या हो रहा है? रुपी काफी नीचे जा रहा था। अब सेम चीज यहाँ पर ना बांग्लादेश की जो करेंसी है टका, उसके साथ भी यही चीज हुई। जो यूएस का डॉलर था वो उसमें तेजी आती देगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो टका था धीरे धीरे कमजोर होता रहा, और इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट ये हुआ कि टका 20% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है पिछले कुछ समय के अंदर। अब इतना अगर लॉस होगा तो होता क्या है? इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं। अगर आपने जैसे मान लो इन्होंने बाहर से क्रूड ऑयल मंगाना है, तो क्रूड ऑयल मंगाने के लिए जितने पैसे पहले पे करने पड़ रहे थे, उससे कई ज्यादा पैसे अब इनको पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी इंपोर्ट कॉस्टली हो चुके हैं। और इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इसका इंपैक्ट इनकी इकोनॉमी के ऊपर आएगा। इसके साथ ही आप जानते हो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में, जो फॉरेक्स होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमी का, राइट? अब अगर आपने बांग्लादेश की इकोनॉमी को देखिए, तो नवंबर या दिसंबर 2021 की बात अगर हम करें, तो वहां पर ना ये 446,000 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास थे। वहां से हमने कंसिस्टेंटली काफी हद तक देखा है कि ये काफी तेजी से नीचे आए हैं, और अभी कितने हो गए हैं? 34,000 यूएस मिलियन डॉलर से भी ये नीचे आ चुके हैं। अब इतना अगर तेज गिरावट होगी,
कि 20% से भी ज्यादा नीचे एक साल के अंदर ही आपके रिजर्व्स आ चुके हैं, तो क्या शो करता है कि यही शो करता है कि वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ साथ बांग्लादेश की इकोनॉमी के अंदर भी कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। इसके साथ ही एक और मुद्दा, दैट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यहां पर बांग्लादेश के द्वारा बोला गया है कि क्लाइमेट चेंज भी इस पर्टिकुलर कंट्री को नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। जो इनके मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं उसके अंदर उनके बिगड़ने के पीछे का एक कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज किस तरह से, देखो जो वहां की स्टेबिलिटी होती है वो इंपैक्ट होती है वहां का क्लाइमेट कैसा है। कुछ ना कुछ नए नए रिस्क आते रहते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने भी जैसे इंडिया के केस में भी देखा होगा, कहीं ड्रॉट आ गया, कहीं फ्लड्स आ गया, तो उसका इंपैक्ट कहाँ पे होता है, उसका इंपैक्ट होता है हमारे और आपके सबके लाइफ के ऊपर। और लाइफ ही तो क्या है, हमारी इकोनॉमी को ही उस तरह से शेप अप करती है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो अब देखिए आईएमएफ किस तरह से इनको हेल्प कर सकता है। देखो आईएमएफ क्या करेगा, एक तरह से इनको हेल्प करेगा कि इनके एक्सपेंडिचर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ रेवेन्यूज के लिए और कहां कहां से स्ट्रीम्स आ सकती हैं, रेवेन्यू को बेटर तरह से हम कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं, तो ये भी चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो इस कंट्री के अंदर ना कुछ वल्नरेबल सेक्शन है, वहां तक उनके तक बेनिफिट्स कैसे पहुंचाए जा सकते हैं। जैसे आप देखते हो इंडिया के अंदर हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया। ठीक है, हम किस तरह से खाना पहुंचा रहे हैं उन तक, अगर जरूरत पड़ती है तो डायरेक्ट बेनिफिट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अलग अलग तरह की हमारी सब्सिडी स्कीम्स चलाई जाती हैं, अलग अलग जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए मनरेगा जैसी स्कीम्स चलाई जाती हैं। तो इस तरह की कौन कौन सी स्कीम्स हम वहां पर चला सकते हैं ताकि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनकी लाइफ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। इसके साथ ही जो हमने देखा ना कि एक्सचेंज रेट के ऊपर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है कि $1 कभी 105 टका पहुंच गया, कभी 102 टका पहुंच गया। तो ये जो एक अचानक से हमें देखने को मिल रहा है, कभी टका नीचे जा रहा है, कभी टका ऊपर जा रहा है, तो इसको हम एक्सटर्नल शॉक से कैसे इंसुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर आईएमएफ इनको मदद करेगा। बाकी देखिए गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव करना है, रेगुलेशंस को कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है ना, एक तरह का कैसे हम इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा एफडीआई बांग्लादेश के अंदर देखने को मिले। यहां पर इनको आईएमएफ असिस्ट करेगा, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रेंथन करेगा। जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिगार्डिंग बांग्लादेश के अलग अलग कमिटमेंट्स हैं, वहां पर भी उन कमिटमेंट्स को कैसे परफॉर्म करें ताकि उसका जो सीधा इंपैक्ट है वहां की इकोनॉमी के ऊपर, उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स को वहां पे रोका जा पाए। ये सारे मुद्दे यहाँ पर आईएमएफ के द्वारा कवर किए जाएंगे। तो इस तरह से बांग्लादेश की कोशिश है कि आईएमएफ के थ्रू जो रीच आउट कर रहे हैं उस हिसाब से इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं उनको ये पर्टिकुलर कंट्री सॉल्व कर पाएगी। आई बात समझ में। इंडिया की सिचुएशन देखो काफी, आप जानते ही हो 1991 में एक ऐसी सिचुएशन आई थी जब हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा था। ठीक है ना, बट अदरवाइज ओवर द टाइम हमने कहीं ना कहीं ऐसे कुछ स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव्स ले चुके हैं, हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी काफी सारे लेकर आए हैं, जिसकी वजह से आप मान सकते हो कि इंडिया की इकोनॉमी एक ठीक शेप में जा रही है। आई बात समझ में। तो ये था आज का डिस्कशन। बट देखो बहुत सारे हमने ना कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करे, चाहे आप उसमें बात लीजिए एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की, या फिर आप बात कर लीजिए कि जो करंट अकाउंट रिजर्व्स होते हैं। ये सारे मुद्दे ना आपको तब बेटर तरह से समझ आ जाते हैं जब आपके बेसिक स्ट्रांग होते हैं। और हमारी टीम की तरफ से ना इसी बेसिक को स्ट्रांग करने के लिए लॉन्च किया गया है एनसीईआरटी प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट हो रहा है कब से, 19 दिसंबर से। तो आप इंश्योर कीजिए कि इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कीजिए। इसके अंदर आपके जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। और इकोनॉमी के अंदर भी और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी ना, अगर आपके बेसिक जो आपकी फाउंडेशन है अगर वो स्ट्रांग है ना, तो उसके ऊपर पिलर को खड़ा करना एक बहुत आसान चीज हो जाती है। बिल्डिंग बननी है ना, तो नीचे जो फाउंडेशन है उनको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। और यहीं पर हमारा कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है, जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स आपको कवर किए जाएंगे ताकि इंश्योर किया जा पाए कि आप अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप इन नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे डायरेक्टली आप लिंक पर भी जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।